Okay, good evening, everybody. So, Bache, we are meeting after Wednesday, I think. Due to certain situation in the family, I was not able to take the Friday's class. Then I was planning it on Sunday. So I came across कि कुछ students हैं जो different time zone पे हैं. So that was the reason मैंने Sunday को class नहीं की. So we'll be planning a special class for that. I'm actually planning a revision class for reproduction. It will be a special class जहां हम दूसरे बच्चों को भी invite करेंगे. So we'll have a session जहां one day में one session में पूरा reproduction का chapter revise करेंगे. तो वो एक special session हम रखेंगे. All right, so that class will be compensated there. Chalo. So बच्चे, I hope everybody is doing well. Everybody is fine. So most of you, I think, are continuing classes from home only. Schools तो अब जा नहीं रहे होगे. ठीक है. So बच्चे, we are going to today begin up with heredity and variations. ये हमारा next bio का chapter है. A very important chapter. इसके अंदर एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, पार्ट है, वो सिलेबस में नहीं है, राइट? बट विल बी डीलिंग विद इनिशियल पोर्शन. मेंडल के एक्सपेरिमेंट हैं, व्हाट आर वेरिएशंस इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड, एंड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, दे फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो बच्चे, बिफोर वी बिगिन टुडे, वी आर गोइंग टू क्विकली बिगिन अप विद वेरिएशंस. वेरिएशन बच्चे हमने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में भी पढ़ी है, पर इस चैप्टर में थोड़ा सा उसको और क्लैरिटी के साथ समझना जरूरी है, सो दैट व्हेन वी पिक अप हेरिडिटी वी आर एबल टू ग्रास्प हाउ इट वर्क्स. सो बच्चे, वेरिएशन की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट वेरिएशंस हमने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में भी पढ़ी थी और इसको डिफाइन किया था. वेरिएशंस आर सटल डिफरेंसेस. Variations are subtle differences between the individuals. Variations are subtle differences among the individuals. Individuals of same species. बच्चे, when you talk about species हम कहते हैं group of organisms which can reproduce, interbreed and reproduce. तो अगर हम सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को देखते हैं तो उनके अंदर कुछ सटल डिफरेंसेस होते हैं. उन डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं. ऑलराइट. अब बच्चे, जब आप वेरिएशंस की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट वेरिएशंस, हम इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे. विल बी क्लासिफाइंग वेरिएशंस इनटू टू कैटेगरीज. ऑलराइट, दे आर ऑफ टू टाइप्स. तो इसमें जो पहली कैटेगरी आएगी बच्चे, द फर्स्ट कैटेगरी दैट विल कम इन वेरिएशंस. वेरिएशन में जो पहली कैटेगरी आएगी, दैट विल बी एक्वायर्ड वेरिएशंस. एक्वायर्ड वेरिएशंस. सो वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स. इसमें जो पहली कैटेगरी है, दैट इज एक्वायर्ड वेरिएशन. एक्वायर्ड वेरिएशंस. ऑलराइट. अब बच्चे, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एक्वायर्ड वेरिएशंस? इसका अगर मैं बच्चे कोई एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, लेट्स से अ पर्सन हु गेन्स एजुकेशन. पर्सन जो एजुकेशन गेन करता है अपने लाइफ टाइम में, दैट इज एक्वायर्ड वेरिएशन. A wrestler builds up his body because वो उसके प्रोफेशन का पार्ट है. That is you can say is acquired variation. जैसे अगर कोई इंजरी हो गई, आपका कोई पार्ट कट गया, लिम्ब कट गया, that is acquired variation. Okay, so any variation that is acquired during the lifetime, variation acquired, या आप कह सकते हो वेरिएशन डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल. वेरिएशन डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल.
ओके अब बच्चे मैंने जो एग्जांपल्स दिए थे, फॉर एग्जांपल अ पर्सन गेट्स एजुकेशन नॉलेज, या उसकी कोई इंजरी की वजह से लिम्ब कट गया, बच्चे व्हाट डू यू थिंक, इट इज चेंज इन डीएनए और इज इट जस्ट चेंज इन द बॉडी फिजिकल स्ट्रक्चर, या कोई फिजिकल एट्रीब्यूट गेन किया है पर्सन ने, या कोई मेंटल एट्रीब्यूट गेन किया है जैसे नॉलेज गेन की, पर क्या बच्चे वो उसके डीएनए में चेंज है? व्हाट डू यू थिंक, इज इट चेंज इन डीएनए? नो. All right. No. Okay. So most of you are saying no. Majority. तो बच्चे जो मैंने नॉलेज गेन की, मेरे लिम्स में कोई इंजरी हो गई, that is not change in DNA. Okay. So these changes, these variations are not changes in DNA. And therefore are not, and therefore are not transmitted from one generation to another. तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है, क्योंकि ये चेंजेस डीएनए में नहीं है, सो देयर विल नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होंगे। ऑलराइट, तो आप इनको सोमैटिक वेरिएशंस भी कह सकते हो। सोमैटिक वेरिएशन मतलब बॉडी में कोई चेंज। सो अगर मैं कोई इसमें एग्जांपल दूं, लेट्स से इंजरी to limb is not transmitted. अगर बच्चे किसी इंडिविजुअल के लिम्ब में कोई इंजरी हो जाती है, फॉर एग्जांपल अ पर्सन लूजेस द लिम्ब, तो उसके आने वाले जनरेशन बिना लिम्ब के नहीं बर्थ लेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट चेंज इन जेनेटिक्स, ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होता है, आपने अपने मदर्स को देखा होगा, वो अपने नोज को उन्होंने पियर्स करवाया होगा, या ईयर में ईयर रिंग्स पहनने के लिए पियर्स करवाया होगा। अब जो हमारे पास गर्ल स्टूडेंट्स है, हो सकता है उनमें से भी कई बच्चों ने ऐसा करवाया हो, राइट। पर बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, दे विल हैव टू गो टू दी ज्वेलर टू गेट देयर ईयर्स पियर्स। खुद थोड़ी पियर्स होंगे, क्योंकि वो डीएनए में चेंज नहीं है, दैट इज चेंज इन दी बॉडी। ऑलराइट, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये वेरिएशन सबको समझ आ गई? जब तक डीएनए में चेंज नहीं है तब तक आगे नहीं जाने वाला। ओके, ऑल राइट। फिर नेक्स्ट जो वेरिएशन है दैट इज इनहेरिटेड वेरिएशन। एक्वायर्ड वेरिएशन के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आएगी बच्चे, दैट इज इनहेरिटेड वेरिएशन। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट इनहेरिटेड वेरिएशंस, दीज आर वेरिएशंस व्हिच आर ट्रांसमिटेड। इनहेरिटेड वेरिएशंस क्या है? दीज आर ट्रांसमिटेड इनहेरिटेड वेरिएशंस, they are variations due to errors in DNA। ये हमने बच्चे रिप्रोडक्शन के चैप्टर में भी पढ़ा था। रिप्रोडक्शन का एक बहुत एसेंशियल प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन, दैट इज कॉपिंग ऑफ डीएनए। सो ड्यूरिंग कॉपिंग ऑफ डीएनए स्मॉल एरर्स अकर, जिससे वेरिएशन होती है। तो इन वेरिएशंस को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हम ट्रांसमिट होता हुआ देखते हैं। दे आर वेरिएशंस ड्यू टू एरर्स इन डीएनए। ओके, दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम one generation to another। ये बच्चे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ट्रेट्स जो हैं, वो ट्रांसमिट होंगे जनरेशन टू अनदर। तो बच्चे इसमें आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो? एनी ट्रेट दैट यू फील कैन बी ट्रांसमिटेड? लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स ओनली। ह्यूमन बींग्स में कौन से ट्रेट हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं? आई कलर,
स्किन कलर, हेयर कलर, ऑल राइट। ओके, ऑन्कोजीन्स विच कॉज कैंसर, उनको जेनेटिक्स के साथ हम कर सकते हैं, ऑल राइट। तो इसमें आप कह सकते हो बच्चे आई कलर, जो फेशियल फीचर्स होते हैं हमारे, दे रिजेंबल द पेरेंट्स, फेशियल फीचर्स, ठीक है। समटाइम्स सम हेरिडिटरी डिजीजेस आर आल्सो ट्रांसमिटेड, ओके, एटसेट्रा। हाँ जी, कुछ कौन हेरिडिटरी डिजीजेस भी हो सकती हैं जो ट्रांसमिट हो सकती हैं, ठीक है। हाइट एटसेट्रा, चलो ठीक है, ऑल राइट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब अच्छा, ये भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वेरिएशन ज्यादा कौन से टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। दिस इज समथिंग विच इज बेसिक, आई थिंक ज्यादा हमें, ओके, सेक्सुअल, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आलोक, जीन्स रिलेटेड टू डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये ट्रांसमिट होती है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन है इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली स्मॉल एरर्स ही हैं डीएनए कॉपिंग में, राइट। पर जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो उसमें बच्चे दो डिफरेंट और इंडिविजुअल्स का जीन पूल आ रहा है, तो उसमें वेरिएशन ज्यादा होगी। तो आई थिंक वो अब हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, वी कैन नाउ स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू हेरिडिटी। वेरिएशन, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, अगर इतना हमें समझ आ जाए तो आई थिंक दैट्स इनफ। सो विल बी नाउ मूविंग टू हेरिडिटी, जो हमारा ये चैप्टर मेन डील कर रहा है, हेरिडिटी। अब बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट हेरिडिटी, हेरिडिटी इज समथिंग जिसमें वी हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्ट है हमें हेरिडिटी में, ठीक है। वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो हाउ वेरिएशंस हैपन, हाउ दे आर ट्रांसमिटेड। तो बच्चे ये सब हेरिडिटी से डील करता है। तो हेरिडिटी किसके साथ डील करता है? हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हेरिडिटी का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन। ओके, लेट्स नॉट यूज ट्रांसमिशन, बहुत बार ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन हो गया। लेट्स यूज अ सिंपल वर्ड, ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ characteristics from one generation to another. Okay, it is transfer of characteristics from one generation to another. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? हेरिडिटी। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमें इसमें बहुत इंटरेस्ट है? हमें नहीं, हमारे से पहले जो एंसेस्टर्स थे उन्हें भी बहुत इंटरेस्ट था, अभी भी है। अभी भी हम कई बार बात करते हैं, अरे बाप कि आपकी कितनी सिमिलैरिटी है आपके फादर के साथ, मदर के साथ, आपके ग्रैंडफादर के साथ आपकी आईज मिलती हैं। तो बच्चे हमें इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इसलिए भी है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डेवलप गुड प्लांट ब्रीड्स, एनिमल ब्रीड्स। सो हेरिडिटी इज समथिंग जिसमें हमारा इंटरेस्ट है और रहेगा। ओके, अब बच्चे जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं, हेरिडिटी इज एक्चुअली डीलिंग विद साइंस। और इसमें जिनका नाम आता है, जिन्होंने यू कैन से बहुत वर्क किया था, जिनकी बदौलत हम हेरिडिटी के बारे में आज जो भी है जानते हैं, दैट वाज मेंडल। ओके, ग्रेगर जोहान मेंडल। ओके, करेक्ट, ही इज द फाउंडर ऑफ हेरिडिटी, फादर ऑफ हेरिडिटी भी कह सकते हैं। तो बच्चे उसमें मेंडल का नाम आता है, मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जोहान मेंडल था उनका नाम, बट विल जस्ट राइट मेंडल। मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक्चुअली इसको एक्सपेरिमेंटली साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ही इज नोन एज फादर ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। Okay, he is known as father of heredity and genetics. अब बच्चे, what is genetics? Genetics is branch of science which deals with study of heredity. जो हेरिडिटी की स्टडी करती है ब्रांच ऑफ साइंस, उसको जेनेटिक्स कहते हैं। हेरिडिटी का क्या मतलब है? कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो उनको फादर ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स कहा जाता है।
अब बच्चे अगर आप मेंडल की बात करते हो तो देर आर सर्टन यू कैन से फैक्ट्स अबाउट मेंडल विच आर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंडल जो थे, he was not a scientist from the background. He was actually a monk. He was a monk in monastery. वो monastery में monk थे, like a priest. ओके तो ये कई बार जो है बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि एक पर्सन जो रिलीजन के साथ इतना एसोसिएटेड है, उनका जो वर्क है साइंस की तरफ इतना आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है, क्योंकि साइंस और रिलीजन बच्चे आपस में मिक्स नहीं होता, राइट. सो when you talk about Mendel, he was a monk in a monastery, father or priest in a monastery. पर बच्चे he had great interest in science and maths. साइंस और मैथ में उनका बहुत इंटरेस्ट था, राइट. एंड ही यूज्ड टू आल्सो टीच इन द स्कूल. मोनेस्ट्री में वो स्कूल में पढ़ाते भी थे. तो उसके ऊपर क्या था, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट. तो बच्चे जो इनका ये इंटरेस्ट था साइंस और मैथ में, एक्चुअली दिस इज द रीजन ही वाज एबल टू क्रिएट सो पिन पॉइंट कंक्लूजन्स फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स दैट ही वाज एबल टू गिव लॉज. और आपको बच्चे ये जान के हैरानी होगी, जब मेंडल ने अपने लॉज दिए थे ना, उस टाइम डीएनए का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स, जीन्स, इनके बारे में कुछ नहीं पता था. बहुत बाद में मेंडल के ये सब चीजें जो हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, जीन्स कैसे अरेंज होते हैं, वो सब कुछ बहुत बाद में आया, राइट. बट इंटरेस्टिंग बात ये है, his observations, conclusions were so accurate that he was able to give correct laws. और जो सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है, यू कैन से जो सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है, he was never given the credit for these laws or his experiments during his lifetime. उनकी लाइफ टाइम में उनको इसका कभी भी क्रेडिट नहीं मिला. he worked really hard. उन्होंने अच्छे लॉज बना दिए. और बच्चे जब उन्होंने अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया, उस टाइम पे किसी ने उनके लॉस की तरफ ध्यान नहीं दिया. यस, करेक्ट अनिशा, जीन्स के बारे में नहीं पता था, पर उसको उन्होंने फैक्टर बोला. उनके जो लॉज बने थे, दे वर बिफोर टाइम. आप खुद इमेजिन करो ना, लोगों को डीएनए के बारे में नहीं पता था, जीन्स के बारे में पता, तो उनके लॉज एकदम एक्यूरेट निकल गए, तो लोग उसके में कैसे बिलीव करते. तो बच्चे इट इज आफ्टर हिज डेथ. उन्होंने वो पेपर सबमिट कर दिए, किसी ने वो लॉज नहीं माने. आफ्टर हिज डेथ, 30 to 40 years आफ्टर हिज डेथ, 3 इंडिपेंडेंट बायोलॉजिस्ट दे वर वर्किंग. वन वाज कार्ल कॉरेंस, एक शर्मा थे और एक और थे. 3 अलग इंडिपेंडेंट बायोलॉजिस्ट जो थे, रिसर्च कर रहे थे हेरिडिटी पे. तो बच्चे जब भी कोई रिसर्च वर्क होता है, प्रीवियस वर्क हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट. सो दे वर जस्ट गोइंग थ्रू द रिसर्च पेपर्स इंडिविजुअली. तो उनको मेंडल के पेपर मिल गए एंड दे वर अमेज्ड. जो रिजल्ट्स उन्हें मिल रहे थे अब, मेंडल ने ऑलरेडी डिस्कवर करे हुए थे. एंड यू कैन से बच्चे ये उनकी ऑनेस्टी थी, सारा क्रेडिट उन्होंने मेंडल को दिया. ठीक है. सो मेंडल गॉट द क्रेडिट फॉर हिज हार्ड वर्क आफ्टर हिज डेथ. ठीक है. तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेंडल की लाइफ के बारे में. ऑलराइट, चलो. अब आप सोच रहे होंगे सर तो पूरा हिस्ट्री का लेक्चर दे रहे हैं हमें, पर बच्चे दिस इज समथिंग दैट वी शुड नो. Then only we will know how hard certain biologists and scientists have worked. जो नॉलेज आज हमारे पास है उसके लिए कितना हार्ड वर्क हुआ है. ठीक है. चलो अब बच्चे बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की, कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स कैसे किया, उसने अपने लॉज कैसे बनाए. तो बच्चे मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट है, ओके, आपने शायद ये चैप्टर पढ़ लिया होगा. व्हाट वाज हिज एक्सपेरिमेंटल प्लांट जिसपे उन्होंने वर्क किया? एनीबॉडी चैट में बता सकते हो आप मुझे. ओके, पी प्लांट. ओके, ऑल राइट, पी प्लांट, वेरी गुड. गार्डन पी प्लांट, वेरी गुड. तो आप में से काफी सारे बच्चों ने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है. तो बच्चे जो उनका एक्सपेरिमेंटल प्लांट था, दैट वाज गार्डन पी प्लांट. द एक्सपेरिमेंटल प्लांट वाज गार्डन पी प्लांट. ओके, ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स. मेन जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए वो गार्डन पी प्लांट पे किए. He conducted his experiments
ऑन गार्डन पी प्लांट, जिसको बच्चे हम कॉमनली मटर बोल देते हैं। मटर जो अब बहुत मिल रहा है, विंटर सीजन है तो मटर बहुत कॉमनली अब मिल रहा है हमें, फ्रेश मटर। तो ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी प्लांट। और बच्चे इसका बायोलॉजिकल नेम आपको पता होना चाहिए, इट इज पाइसम सटाइवम। इट इज ऑल्सो नोन एज स्वीट पी। कॉमन नेम में इसको हम गार्डन पी प्लांट या स्वीट पी बोल देते हैं, पर इसका जो बायोलॉजिकल नेम है इट इज पाइसम सटाइवम। या ओके, यस अनीशा, दैट इज ट्रू। लकीली उन्हें पी प्लांट मिल गया था जिसमें लिंकेज नहीं थी, अदरवाइज वो भी फंस जाते, उनके रिजल्ट शायद एक्यूरेट ना आते। पर बच्चे वही चीज है ना, somebody who is ready to put in hard work, लक भी उसके साइड होता है। तो क्लासिकल जेनेटिक्स तो मेंडल की ही है, क्लासिकल जेनेटिक्स तो बच्चे मेंडल की ही है, क्योंकि वहां लिंकेज नहीं थी तो इसलिए उनके रिजल्ट बिल्कुल सही है। ऑलराइट, तो चलते हैं आगे। सो ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी प्लांट। अब बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन द बोर्ड एग्जाम। व्हाट वाज द रीजन ही सिलेक्टेड दिस पी प्लांट? ओके, रीजन क्या थे? रीजन फॉर selecting garden pea plant। बच्चे दिस कैन कम एज अ 2 मार्क क्वेश्चन, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है कि गार्डन पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने, कोई और कुछ क्यों नहीं। ठीक है, रोहन इज सेइंग बिकॉज इट्स इजी टू ग्रो। ओके, एग्रीड, बिल्कुल सही। पहला तो रीजन यही था, इट वाज इजीली अवेलेबल, उनके गार्डन में ही उग रहा था, इजी टू ग्रो, इजी टू ग्रो। ठीक है, ऑल राइट, वेरी गुड। Rohan is saying flowers are bisexual, easier to experiment, cross and self. Okay, very good, excellent. Second important thing is flowers were bisexual. पी प्लांट के जो फ्लावर्स थे, फ्लावर्स वर बाइसेक्सुअल। अब बच्चे बाइसेक्सुअल फ्लावर का क्या मतलब है? बोथ मेल एंड फीमेल। यस अयान, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ब्रीडिंग वाज इजी। ठीक है, फ्लावर्स वर बाइसेक्सुअल। सो व्हाट डज दैट मीन? फ्लावर्स वर बाइसेक्सुअल, इसका क्या मतलब है? इट सिंपली मीन्स क्रॉस ब्रीडिंग या कंट्रोल ब्रीडिंग इजी थी। फ्लावर्स वर बाइसेक्सुअल एंड to conduct controlled breeding was easy। बच्चे बाइसेक्सुअल फ्लावर था तो उसमें हम कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कर सकते हैं। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग नहीं मुझे कहना चाहिए, सॉरी, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कहना चाहिए। कंट्रोल्ड पॉलिनेशन was easy। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन आ जाएगा। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, दे हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल। ओके, शॉर्ट लाइफ साइकिल, बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल है, short life cycle and produces large number of seeds। बच्चे whenever you are doing a research work, आपको डाटा चाहिए और डाटा आपके पास ज्यादा नंबर में होना चाहिए। तो डाटा इस इधर क्या था, जो सीड्स बन रहे थे। सो शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोड्यूसर्स लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, तो वो जल्दी जल्दी प्लांट्स को ग्रो कर सकते थे, सीड्स भी ज्यादा बनते थे, तो ही हैड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स टू स्टडी। सो ही गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ डाटा, जो उन्होंने बहुत सही तरीके से क्या किया, एनालाइज किया। ओके, ऑलराइट, आप में से काफी सारे बच्चे बहुत सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, दे आर ऑल करेक्ट। easy to grow, easily available, can grow in any condition, bisexual, short life cycle। okay, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं पॉइंट समझता हूं जो हमें लिखना चाहिए, it had easily distinguishable characters। it had easily distinguishable
कैरेक्टर्स। ठीक है, इट हैड इजिली डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स। बच्चे ये हम अभी टेबल में आपको एक दिखाऊंगा, आपको ये बात समझ आएगी। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे ना, उनको डिस्टिंग्विश करना बहुत आसान था। दिस इज व्हाट आई थिंक अनीशा वाज सेइंग, कि उनका गुड लक था कि उनको पी प्लांट मिल गया जिसमें लिंकेज नहीं है, कैरेक्टर्स अलग अलग बनते हैं सारे, तो इजिली डिस्टिंग्विशिंग। ओके, तो ये उनका लक था, हार्डवर्क के साथ लक था, राइट। ओके, तो बच्चे उन इट हैड इजिली डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स। तो बच्चे उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया है। ऑलराइट, आई विल जस्ट शो यू दी टेबल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जस्ट अ मिनट, ओके, आई जस्ट ऑलराइट, आई जस्ट पुट इट हियर ओनली, उसके बाद उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे ये 7 कैरेक्टर्स हैं, ये आपको समझ आने चाहिए। ये जो ऊपर की लाइन है, ये 7 कैरेक्टर्स हैं। सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, प्लांट साइज। ऑलराइट, दीज आर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चे? फीचर। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि पी प्लांट के अंदर बच्चे 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते थे। ट्रेट का मतलब उस कैरेक्टर, उस फीचर के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। जैसे अगर मैं प्लांट हाइट देख रहा हूं या प्लांट साइज देख रहा हूं, या तो प्लांट टॉल होगा या तो प्लांट शॉर्ट होगा। बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉड? पॉड का मतलब जो मटर का आउटर कवर होता है, मटर का छिलका, पॉड। ठीक है, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू, लेट्स क्विकली पिक दिस अप। व्हाट आर दी 7 कैरेक्टर्स? और ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। अब ये देखो, कंट्रास्टिंग फीचर क्या है? ऊपर वाला डोमिनेंट है, ऊपर वाला डोमिनेंट फीचर है, नीचे वाले रिसेसिव है। अब बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव? अगर मैं अभी के लिए आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं, डोमिनेंट इज समथिंग जो ज्यादा प्रेजेंट होगा, जो पॉपुलेशन में, वाइल्ड पॉपुलेशन में ज्यादा होगा, दैट इज डोमिनेंट। जो फीचर ज्यादा देखने को मिलता है वो डोमिनेंट है, जो कम देखने को मिलेगा वो रिसेसिव है। ये अभी आपको समझ आ जाएगा जब हम आगे इसे फैक्टर्स के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो ऊपर है, जो ऊपर है वो डोमिनेंट है, ओके, जो नीचे है वो रिसेसिव है। यस अनीशा, यू आर राइट, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, जो एक्सट्रोवर्ट है, जो इंट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट है वो डोमिनेंट है। ठीक है, इस तरीके से समझ लो, जो पॉपुलेशन में ज्यादा दिखेगा। ऑलराइट, अभी हम इसके जीनोटाइप्स लिखेंगे तब आपको ये बात समझ आएगी। चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज सीड शेप। सीड का क्या शेप है? तो बच्चे डोमिनेंट ट्रेट इज राउंड, डोमिनेंट ट्रेट इज राउंड, राउंड शेप। रिसेसिव ट्रेट क्या है? रिंकल्ड, रिसेसिव ट्रेट इज रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब बच्चे रफ शेप। दूसरा ट्रेट, दूसरा कैरेक्टर है, नॉट ट्रेट, दूसरा कैरेक्टर है सीड कलर। दूसरा कैरेक्टर है बच्चे सीड कलर। सीड कलर में बच्चे जो डोमिनेंट, डोमिनेंट ट्रेट है येलो कलर। मटर का कलर कैसा होगा? येलो। रिसेसिव होगा ग्रीन। अब बच्चे आप मुझे, आप बोलोगे सर तो हम एक गलत बता रहे हैं। बच्चे जो आप घर पे मटर खरीद के लाते हो, व्हाट इज दी कलर? ग्रीन और येलो, बता सकता है कोई? ग्रीन है ना। अब आप बोलोगे तो सर तो बोल रहे हैं कि जो चीज ज्यादा होती है वो डोमिनेंट होता है, पर सर तो हमें बोल रहे हैं डोमिनेंट येलो है। बच्चे आपको ये चीज समझनी है, जो हम ग्रीन मटर लाते हैं ना घर में, वो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग से बनते हैं। हमें हरे मटर पसंद है, पीले मटर नहीं, वो हमने कंट्रोल्ड ब्रीडिंग से बनना है। अगर वाइल्ड में छोड़ दोगे ना तो येलो मटर ही बनेंगे। इज दिस क्लियर? ये बात सबको समझ आ गई? हमें हरे मटर पसंद है इसलिए हमने कंट्रोल्ड ब्रीडिंग से वो बनाए हैं, नहीं तो वाइल्ड में छोड़ दोगे तो येलो मटर ही मिलेंगे, हरे छिलके के अंदर येलो मटर, और वो किसी को पसंद नहीं आएंगे। ऑलराइट, ठीक है, वो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग है। तो डोमिनेंट तो येलो ही है, अगर वाइल्ड में छोड़ोगे, नेचर में छोड़ोगे तो येलो मटर ही बनता है। अनेशा, क्योंकि वो तुम बीज वो लेके आए हो ना बेटा, बीज तो वही लाए हो ना, ग्रीन मटर वाले।
यही तो मैं समझा रहा हूं। अगर तुम्हें पीले मटर वाले बीज दे देगा तो तुम तो उसके वो फ्लोरेंस, आई डोंट हैव दैट आइडिया कि येलो पीज आर टेस्टलेस। ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं है कि टेस्टलेस होते हैं। हो सकता है उनके अंदर स्टार्च की कमी हो या ऐसा कुछ हो, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। पर मुझे ये चीज जरूर पता है कि मुझे हरे छिलके के अंदर पीला मटर नहीं चाहिए। पीले मटर भी मिलते हैं पर हमें हमें हरे पसंद है। ऑल राइट, चलो। तो डोमिनेंट ट्रेट इज येलो। डोमिनेंट क्या है? येलो। रिसेसिव है ग्रीन। ये कम, अगर नेचुरल में छोड़ोगे तो ग्रीन कम है सबसे। पर बच्चे जो हम उगा रहे हैं वो तो ग्रीन ही उगा रहे हैं क्योंकि हमें ग्रीन पसंद है। उसके बाद थर्ड है बच्चे पॉड शेप। पॉड शेप का मतलब बच्चे कवर, ये जो ऊपर वाला कवर है। इन्फ्लेटेड मतलब होता है बच्चे स्मूथ। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है स्मूथ। इन्फ्लेटेड मींस स्मूथ। तो जनरली जो हम घर पे बच्चे मटर लेके आते हैं वो स्मूथ होती हैं। ओके, ऑल राइट। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फाइंडिंग इट वेरी फनी कि मटर का भी ये हाल है। ओके, चलो, यू कैन गिव इट अ ट्राई, मिल जाए तो स्मूथ, स्मूथ, ठीक है। कंस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है? देखो ऐसे रिंकल्ड। तो जनरली जो हम घर पे लाते हैं बच्चे वो स्मूथ ही होते हैं, पर बीच बीच में आपको कंस्ट्रिक्टेड भी मिल जाएंगे। कंस्ट्रिक्टेड वाले भी आ जाते हैं बट इट्स वेरी लेस। तो जनरली इट्स स्मूथ मेजॉरिटी। उसके बाद बच्चे पॉड कलर ग्रीन। ग्रीन इज डोमिनेंट, येलो इज रिसेसिव। येलो छिलका कम है। दिस इज द रीजन बच्चे वाइल्ड में ग्रीन छिलके के अंदर येलो मटर होता है, तो हमें ग्रीन के अंदर येलो पसंद नहीं है, तो हम ग्रीन के अंदर ग्रीन मांगते हैं। ये रीजन है क्योंकि डोमिनेंट कलर जो है पॉड का वो ग्रीन ही है। ओके, फिर है फ्लावर कलर पर्पल व्हाइट। बच्चे कई बुक्स में वायलेट लिखा होता है, कई में पर्पल लिखा होता है, बोथ आर करेक्ट। दोनों में कोई फर्क नहीं है, पर्पल कह लो या वायलेट कह लो, नॉट मच डिफरेंस। तो पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर कलर। नेक्स्ट इज फ्लावर पोजीशन। बच्चे डोमिनेंट इज एक्सियल। एक्सियल का क्या मतलब है बच्चे? ब्रांचेस में, यहां उग रहा है। ओके, एक्सियल ग्रोइंग इन ब्रांचेस। टर्मिनल मतलब एट द एंड। टर्मिनल एट द एंड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। फ्लावर लोकेशन क्या है? एक्सियल डोमिनेंट है इन द ब्रांचेस एंड एट द एंड टर्मिनल रिसेसिव। प्लांट साइज बच्चे, प्लांट साइज सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको प्लांट साइज, शेप ऑफ सीड और शेप ऑफ कलर और फ्लावर कलर पे ही आएंगे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने हैं। तो प्लांट हाइट है टॉल या शॉर्ट। और बच्चे यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बीच वाला कुछ नहीं है। या तो प्लांट टॉल होगा या तो प्लांट शॉर्ट होगा। ये नहीं कि मॉडरेट हाइट का प्लांट है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लावर का कलर या तो पर्पल होगा या व्हाइट होगा, बीच वाला कोई शेड नहीं है। मटर का कलर या तो येलो होगा या ग्रीन होगा, स्पॉटेड वाला मटर नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप दिस टेबल इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, चलो नाउ लेट्स पिक दिस टेबल। इस टेबल को यहां से उठाते हैं और अपने मेन पेज पे ले जाते हैं। ऑल राइट, सो दीज आर दी कैरेक्टर्स। ठीक है, तो बच्चे ये आपको याद होने चाहिए। दिस इज रिक्वायर्ड टू बी लर्नड बाय यू। ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां ये नहीं बोला जाएगा कि राउंड डोमिनेंट है ऐसे ऐसे, आपको याद होना चाहिए। सीड शेप की बात हो रही है तो राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना? आलोक, अभी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये तो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू, डोंट वरी। ठीक है, चलो, ऑल राइट। अब हम मूव करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पे। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कैसे कंडक्ट किए? तो बच्चे सबसे पहले जो मेंडल ने किया, विल स्टार्ट विद अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। विल स्टार्ट विद मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ऑलराइट।
अब बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है बच्चे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस एनालिसिस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। बच्चे मेंडल को 7 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, पर मेंडल ने क्या स्ट्रेटजी यूज की? सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी करना है एक टाइम पे। दैट सिंपली मींस अगर वो सीड शेप स्टडी कर रहे हैं तो उन्होंने एक टाइम पे सिर्फ सीड शेप पे ही फोकस किया। प्लांट के अंदर बाकी और क्या फीचर है उसको उन्होंने कुछ नहीं स्टडी किया। तो ही बिगैन विद मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, दैट इज एनालिसिस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? इट इज अ क्रॉस विच एनालाइजेस वन कैरेक्टर एट अ टाइम। एनालिसिस ऑफ या आप कह सकते हो स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। Study of transfer of only one character at a time. ओके अब अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने ये नहीं कि सारे कैरेक्टर एक साथ ही स्टडी कर लेता हूं साथ के साथ, कौन कहां जा रहा है कैसे जा रहा है बच्चे, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाते। तो उन्होंने बहुत सही स्ट्रेटेजी क्या यूज की? एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर स्टडी करना है। इज दिस क्लियर? मोनोहाइब्रिड की डेफिनेशन सबको क्लियर है? मतलब उन्होंने ज्यादा रायता नहीं फैलाया कि मतलब सब कुछ एक साथ ही करके देख लो, फटाफट मेरे लॉज आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। यस अनेशा ही वाज अ मैथमेटिशियन। उन्होंने बहुत सारा डाटा जो था कलेक्ट किया, ही केप्ट प्रॉपर रिकॉर्ड्स, डाटा हैंडलिंग, स्टैटिस्टिक्स सब कुछ यूज किया है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। दिस इज द रीजन ही गेव एक्यूरेट रिजल्ट्स। क्योंकि जहां मैथ्स आ गई फिर तो गड़बड़ होने का कोई चांस ही नहीं है ना। ठीक है चलो, अब बच्चे जब भी उन्होंने अपने क्रॉसेस स्टार्ट किए, ठीक है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया या इसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस किए, एक स्ट्रैटेजी थी, एक स्ट्रैटेजी थी। अलोक यू कैन से दैट। पर बच्चे देखो रिसर्च बिना मैथ्स के चलती नहीं है, चाहे कोई भी फील्ड हो, मैथ्स तो यूज होनी है। आप पीएचडी करोगे तो उसमें डाटा कलेक्ट होता है और मैथ्स यूज होती है, स्टैट्स वगैरह सब कुछ। बट यस यू कैन से बायो में इतना वाइड यूज मैथ्स का पहली बार हुआ होगा। या आलोक यू आर राइट, करेक्ट। ओके बच्चे रिसर्च वर्क मैथ्स के बिना चल ही नहीं सकता। डाटा हैंडलिंग होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है, बहुत कुछ होता है, उसके बिना मैथ्स चल ही मतलब रिसर्च कैसे होगी? डाटा सारा कलेक्ट करना है एक्सपेरिमेंटेशन में, वो कहाँ से हम रिजल्ट्स निकालेंगे? वो तो मैथ्स ही कर सकती है। ठीक है ना? सो स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके अब अच्छा लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मेंडल ने ना एक तो बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए लॉ बनाया, मतलब लॉ इन द सेंस अपने लिए एक प्रिसेप्ट बनाया जिस प्रिंसिपल पे वो फंसे रहे, कि जब भी मैंने क्रॉस करना है आई नीड टू सेलेक्ट अ प्योर प्लांट। अब अच्छा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्योर प्लांट? प्योर प्लांट का मतलब है लेट्स से इफ ही इज स्टडिंग सीड शेप, ओके चलो सीड शेप नहीं, प्लांट साइज से शुरू करते हैं जो सबसे कॉमन है। लेट्स से इज स्टडिंग प्लांट साइज। तो बच्चे प्लांट साइज में आपको दो फीचर क्या दिख रहे हैं? या तो प्लांट टॉल होगा या प्लांट शॉर्ट होगा। So whenever he had to begin the cross for a particular character, let's say monohybrid cross करके उन्हें प्लांट साइज को स्टडी करना है, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल को फॉलो किया कि उन्हें हमेशा प्योर प्लांट से ही शुरू करना है। प्योर प्लांट का क्या मतलब है? अगर आपके पास टॉल प्लांट है तो जब उसके सारे सीड्स ग्रो करेंगे तो वो हमेशा टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस करें। क्या ये चीज सबको समझ आ गई? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्योर प्लांट? प्योर प्लांट इज समथिंग जिस फीचर को वो पढ़ना चाहते हैं, जैसे अगर हाइट के लिए कर रहे हैं स्टडी तो टॉल प्लांट हमेशा टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस करेगा और कुछ नहीं। और जो शॉर्ट प्लांट है उसके के सारे बीज लिए उनको ग्रो करके देखा। आप इमेजिन करो कि टॉल प्लांट में कितने, अगर एक प्लांट को उन्होंने सिलेक्ट किया कि ये टॉल है
इसको मैं चेक करता हूं ये प्योर है कि नहीं। उसके सारे सीड्स लिए, सबको ग्रो किया, और सबको कवर करके रखना है कि किसी और से पॉलिनेशन ना हो जाए फ्यूचर में। और एकदम नहीं कंक्लूजन पे आए, ग्रो कर करके बार बार देखा। सो डू यू अंडरस्टैंड इज हार्डवर्क, कितना हार्डवर्क है। सो ही सिलेक्टेड प्योर प्लांट्स, ऑलराइट। तो बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जो सबसे बेस्ट तरीका है, यू शुड पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ मेंडल। अब मेंडल के शूज में आ जाओ और समझने की कोशिश करो। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो वी आर फर्स्ट गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांट हाइट। यस अयान, ही वाज अ मॉन्क, ही वाज अ प्रीस्ट, इसलिए शायद ज्यादा पेशेंस थी, फैमिली का कोई बर्डन नहीं था, फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, सो ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम। ऑल राइट, चलो, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लांट हाइट। तो बच्चे ही सिलेक्टेड प्योर प्लांट्स, ओके, ही सिलेक्टेड प्योर और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। He selected pure or true breeding plants. Okay, pure or true breeding plants. ठीक है, अब what do we understand by this? इसका क्या मतलब है? Selected pure और true breeding plants मतलब कि जो फीचर वो स्टडी करना चाहते हैं वो प्लांट हमेशा वही प्रोड्यूस करे। टॉल प्लांट टॉल ही प्रोड्यूस करेगा, शॉर्ट शॉर्ट ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो लेट्स से हाउ डू वी शो द क्रॉसेस। Tall plant. Okay, let's try to understand. Tall plant, इसको कंट्रोल्ड ब्रीडिंग के साथ क्रॉस किया शॉर्ट प्लांट के साथ। ऑल राइट, अब अजय प्लीज पुट योर सेल्फ इन टू मेंडल शूज। मेंडल की जगह अब आप आइए, अब आप सोचिए कि ये एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। अब आपको हेरिडिटी के बारे में अभी कुछ नहीं पता। अगर आपने इसको क्लास में पढ़ लिया है तो वैसे नहीं सोचना, अब मेंडल की जगह पे सोचना है। तो मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ सिलेक्ट क्रॉस किया, और दोनों प्योर हैं। दिस इज ऑल्सो प्योर, दिस इज ऑल्सो प्योर। दैट मीन्स टॉल प्लांट हमेशा टॉल ही प्रोड्यूस करेगा, शॉर्ट हमेशा शॉर्ट ही करेगा। अनेशा, दिस इज व्हाट आई एम स्पेसिफिकली सेइंग। अभी आप ऐसे मत अब डील करो कि जैसे तुम्हें पता है, तुम्हें मेंडल की तरह सोचना है। तो व्हाट वुड बी मेंडल थिंकिंग कि अगर मैं प्योर टॉल प्लांट को एक प्योर शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करूंगा तो उन्हें कैसे प्लांट मिलेंगे। बच्चे अगर मैं मेंडल होता ना तो मैं पता क्या सोचता कि मुझे टॉल प्लांट भी मिलेंगे और शॉर्ट प्लांट भी मिलेंगे, क्योंकि मिडल हाइट वाला तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, मीडियम हाइट वाला प्लांट तो उन्होंने ऑब्जर्व ही नहीं किया था। अब अगर मैं मेंडल की जगह पे हूं और आप भी हो सिमरन, उन्होंने सीधा ही सोच लिया था कि टॉल आ जाएगा प्लांट। आई डोंट थिंक सो। मैं अगर मेंडल की जगह होता तो मैं कैसे करता, मैं तो ये सोचूंगा कि टॉल प्लांट भी मिलेंगे मुझे, टॉल प्लांट भी मिलेंगे और शॉर्ट प्लांट भी मिलेंगे। ओके आकृति, फर्स्ट आई ऑब्जर्व, यस ऑब्जर्व तो करना ही है, पर बच्चे माइंड में तो कुछ होगा ना कि ये होगा मेरे साथ। ओके, तो बच्चे टॉल प्लांट भी मिलेंगे, शॉर्ट प्लांट भी मिलेंगे, हाँ मीडियम हाइट का कुछ नहीं मिलेगा। पर बच्चे टू हिज सरप्राइज, अब देखो जब उन्होंने क्रॉसिंग करी तो जो पहली जनरेशन में उन्हें प्लांट्स मिले, फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स मिले सारे टॉल मिले। नाउ दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर हिम। ये तो वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे, सारे टॉल आ गए। ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ही विल गेट अ मिक्सचर, टॉल भी मिलेंगे शॉर्ट भी मिलेंगे। यस आकृति, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उन्होंने सोचा था 50-50 के आसपास मिलेंगे, क्योंकि दोनों प्योर प्लांट है ना, मीडियम हाइट वाला तो था ही नहीं कुछ। पर उन्हें क्या मिला, सारे टॉल। इज दिस रिजल्ट सरप्राइजिंग और नॉट। मेंडल के लिए रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग रहा होगा बच्चे, क्योंकि उनको क्रोमोसोम्स, जीन्स, डीएनए, पेयरिंग कुछ नहीं पता था। ठीक है, यस, पर उन्होंने अब बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी यूज की। उन्होंने क्या किया,
ये जो टॉल प्लांट्स आए थे, यस, ये जो टॉल प्लांट आए थे उनके दिमाग में भी यही बात आई होगी आलोक कि शॉर्ट प्लांट कहां गए, शॉर्ट प्लांट कहां चले गए, टॉल ही आ गए सारे, क्या गड़बड़ हो गई। तो अब ये जो टॉल प्लांट है, व्हाट ही डिड, इसमें से एक टॉल प्लांट लिया, एक टॉल प्लांट सिलेक्ट कर लिया जो फर्स्ट जनरेशन में जो क्रॉसिंग के बाद मिला था, उस टॉल प्लांट को क्रॉस किया, सेल्फ पॉलिनेट किया। तो बच्चे हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, उन्होंने उसको ही सेल्फ पॉलिनेट किया, यहां से एक टॉल प्लांट सिलेक्ट किया, उसको सेल्फ पॉलिनेट किया। सेल्फ पॉलिनेट क्यों किया, वो डीएनए किसी और के साथ मिक्स नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि अब देखते हैं ये क्या प्रोड्यूस करता है। अब बच्चे मेंडल की जगह आ जाओ, टॉल विद टॉल, अब मेरी एक्सपेक्टेशन है सब टॉल आएंगे। व्हाट डू यू थिंक, मेंडल भी यही सोच रहे होंगे ना। देखो दिस इज हाउ साइंस वर्क्स, व्हाट ही वुड बी थिंकिंग कि सारे टॉल आने चाहिए, अब तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, टॉल को टॉल के साथ करूंगा तो सारे टॉल आएंगे। पर बेटा उल्टा हो गया काम, गड़बड़ हो गई, टॉल भी मिले शॉर्ट भी मिले। अब ये तो और भी बड़ा पंगा हो गया, टॉल विद टॉल, अब टॉल और शॉर्ट भी मिल गए, सेल्फ पॉलिनेशन, गड़बड़ हो गई ना। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस रिजल्ट, और ये जो रिजल्ट है इसको इनको कैसे मिला, 75% वर टॉल, 25% वर शॉर्ट। बच्चे हम जो रिजल्ट लिखते हैं ना ऐसे 3:1, प्लीज डोंट थिंक कि 4 प्लांट्स थे। स्टूडेंट्स के दिमाग में पता क्या बात होती है कि 4 प्लांट मिले, 3 टॉल थे 1 शॉर्ट था। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बच्चे एक पी प्लांट में बहुत सारे सीड्स होते हैं, उन्होंने सारे सीड ग्रो करके देखे। प्लीज डोंट फॉल इनटू द ट्रैप कि 4 प्लांट पे लॉ बन गया, कि 4 ही प्लांट थे और लॉ बन गया, ऐसा नहीं था। उनको बहुत सारे सीड्स मिले एक प्लांट से, उन सबको ग्रो किया, फिर डाटा कलेक्ट किया। और बच्चे एक ही बार डाटा कलेक्ट करने से लॉ नहीं बनता। यू इमेजिन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 7 कैरेक्टर्स के ऊपर रिपीट किए, कितनी बार रिपीट किए होंगे, उसके बाद उन्होंने प्रोबेबिलिटीज निकाली, फिर रिजल्ट आया। इज दिस क्लियर, समझ आई बात। बच्चे मोनेस्ट्री थी, बहुत बड़ा गार्डन था, गार्डन बहुत बड़ा था, मोनेस्ट्री थी, ही वाज अ मॉन्क। चलो अब बच्चे हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, he came to a conclusion, उन्होंने उसको मैथमेटिकली ही एक्सप्लेन किया प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। ओके नाउ लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ ही डिड दिस। आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया टुडे हाउ ही डिड दिस, लॉज हम नेक्स्ट क्लास में पिक करेंगे, ठीक है, तभी हम रेशियोज वगैरह समझ पाएंगे, हाउ इज इट वर्किंग। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने मैथमेटिकली अब इसको कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ही सिंपली सेड कि जो कैरेक्टर्स हैं दे आर डिटरमिन्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। उन्होंने क्या बोला कि जो कैरेक्टर होता है दे आर डिटरमिन्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। सो इफ आई हैव अ प्योर प्लांट, टॉल प्लांट, टॉल प्लांट क्रॉस्ड विथ शॉर्ट प्लांट, दीज आर प्योर पेरेंट्स जिनके साथ उन्होंने स्टार्ट किया था। तो दीज कैरेक्टर्स, बच्चे इट इज अ ह्यूज नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। एक बार मैं किसी रिसर्च जर्नल में पढ़ रहा था तो काफी प्लांट्स लिए थे उन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स के साथ, और जैसे हम रेशियो निकालते हैं ना 3:1, ऐसे नहीं था, 2.99 ऐसे आता था। ठीक है ना, तो आप इसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, आपको रिसर्च पेपर अगर उनका मिल जाए तो, टॉल प्लांट शॉर्ट प्लांट। तो ही सेड दीज आर कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, और उन्होंने क्या बोला, जो ज्यादा पॉपुलेशन में है टॉल इज डोमिनेंट, टॉल इज डोमिनेंट क्योंकि ये पॉपुलेशन में ज्यादा है। तो इसको उन्होंने कैसे डिनोट किया पेयर ऑफ फैक्टर्स को, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसको कैसे डिनोट किया बच्चे, कैपिटल टी, इस तरीके से, ऑलराइट। और इसको इन्होंने क्रॉस किया,
कैपिटल टी, इसका पेयर ऑफ फैक्टर क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब बच्चे यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, ये प्लांट डोमिनेंट है, दिस इज डोमिनेंट। नाउ हाउ डू यू राइट पेयर ऑफ फैक्टर्स, ये जो डोमिनेंट ट्रेट का अल्फाबेट होता है उसी को पिक करना है। टॉल इज डोमिनेंट, पेयर ऑफ फैक्टर्स सेम होंगे क्योंकि प्योर है, तो कैपिटल टी। और जो बच्चे रिसेसिव है, आप ये नहीं करोगे कि स्मॉल एस लिख दिया, ये गलती नहीं करनी। स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, आपको क्या करना है, डोमिनेंट ट्रेट के अल्फाबेट्स ही यूज करने हैं। जो प्लांट डोमिनेंट है उसमें कैपिटल में आएगा अल्फाबेट, जो रिसेसिव है इस अपर केस को लोअर केस में लिखेंगे, स्मॉल टी। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? अपर केस बच्चे कैपिटल लेटर होगा, वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और जो आपने डोमिनेंट ट्रेट का अल्फाबेट यूज किया वो रिसेसिव के लिए लोअर केस में लिखना है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो लोअर केस इसका यूज कर देते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगी, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखो यहां क्या इंटरेस्टिंग चीज है, जब मेंडल एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो उन्हें मियोसिस वगैरह के बारे में भी नहीं पता था, माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन, ये कुछ ऐसी चीजें जो बहुत बाद में आई। पर इन्होंने क्या बोला, व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम क्या होगा, ये फैक्टर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां सिर्फ कैपिटल टी का गैमीट बनेगा, ओके, और यहां कौन सा गैमीट बनेगा, सिर्फ स्मॉल टी का। एंड दिस इज टुडे व्हाट वी नो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा ही होता है, जो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सो ही सेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दीज फैक्टर्स आर गोइंग टू सेपरेट, गैमीट में सिर्फ एक ही फैक्टर जाएगा, पेयर में नहीं जाएगा। अब अच्छा व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन दे फ्यूज टुगेदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फर्टिलाइजेशन जब होगी तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, they are going to again combine together, capital T small t, this is the condition, all right। और बचे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये हमें मिली है, this is denoting F1 generation, F1 generation। what is F1 generation, generation obtained after crossing of pure parents, F1 generation is generation obtained after crossing of first generation। तो बच्चे यहां एक चीज नोटिस करो, यहां कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड ऑल टॉल प्लांट्स। तो बच्चे उन्होंने यहां, फिलियल का मतलब होता है बच्चे ऑफस्प्रिंग्स, फिलियल का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग्स, फर्स्ट फिलियल जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स, फर्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है ना। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ऑल टॉल प्लांट्स। तो बच्चे उन्होंने यहां क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो कैपिटल टी है ये अकेला ही है, फिर भी प्लांट सारे टॉल हैं। तो दिस इज हाउ ही गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट फैक्टर। डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है, जो अकेला है फिर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ओके। क्या वो यहीं रुक गए, नो। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहां से प्लांट लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फ पॉलिनेटेड, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अच्छा यहां जब गैमीट्स बनेंगे, यहां जब गैमीट्स बनेंगे तो दो टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम इज द केस हियर, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज द कंडीशन, राइट। दो टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अच्छा इसकी क्रॉसिंग करनी है, क्रॉसिंग करनी है तो हम ये दोनों गैमीट्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे, तो विल बी राइटिंग इट लाइक दिस, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी। फ्यूजन करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। बच्चे ध्यान हमेशा क्या रखना है, अगर डोमिनेंट फैक्टर है वो हमेशा पहले आएगा,
डोंट राइट इट लाइक दिस इज रॉन्ग। ये गलती नहीं करनी, ओके ये गलती नहीं करनी। अगर पेयर में कोई डोमिनेंट फैक्टर है वो हमेशा पहले आएगा, ओके। एंड हाउ डू वी एनालाइज दिस, इसको बैटेसन पनेट स्क्वायर कहते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया ऐसे, दिस इज नोन एज बैटेसन पनेट स्क्वायर ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी देखनी आसान होती है, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। और बच्चे अगर आप ध्यान से देखो, अब टॉल कितने हैं, 1 2 3, तो टॉल आ गए आपके पास 3, और ड्वार्फ कितने आ गए आपके पास, या शॉर्ट कितने आ गया, 1। ओके, सो दिस इज हाउ ही वाज एबल टू एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशंस। और बच्चे इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने फिर फर्दर लॉज दिए। ऑलराइट, उन्होंने जो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उनको रिजल्ट्स मिल रहे थे, उन्होंने बोला कि जो मेरे ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, एंड दिस इज हाउ ही वेंट अहेड। ऑलराइट, यहां तक सबको समझ आ गया, इज इट क्लियर? ऑलराइट, चलो ठीक है। तो बच्चे आज हम क्या करेंगे, आज हम यहीं रुकेंगे, विल स्टॉप हियर टुडे। ठीक है, वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन, पर अभी भी हमें इसके अंदर लॉज करने हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो हम बच्चे अपनी नेक्स्ट क्लास में पिकअप करेंगे। ऑलराइट, एंड देन विल फिनिश ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन द नेक्स्ट क्लास, एंड होपफुली विल हैव सम टाइम टू मूव ओवर टू डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इज दैट क्लियर? और बच्चे इसके अंदर अभी हमें टर्म्स भी बहुत सारे करने हैं, एलील्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, सो फॉर दैट वी रिक्वायर टाइम। ओके, वी आई डोंट वांट टू रश थ्रू, क्योंकि अगर एक बार ढंग से समझ आ जाए तो कहानी खत्म हो जाती है, फिर नहीं आपको कंफ्यूजन होगी। ऑलराइट, चलो, ऑलराइट बच्चे, आई विल स्टॉप हियर टुडे, आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ विद यू, प्लीज गो थ्रू इट। ठीक है, ऑलराइट। एवोल्यूशन, ओके, देखते हैं बच्चे कितना टाइम बचता है हमारे पास, सिलेबस एक बार खत्म करेंगे। ऑलराइट, चलो, ओके बच्चे, बाय बाय एवरीबॉडी।